अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ वो है मई जून 2025 वेरिएंट 42 A2 लेवल। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा कहता है कैल्शियम नाइट्रेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। ठीक है, राइट एन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट AS लेवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप 2। ठीक है, तो आपको पता है व्हेन मेटल नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2 decomposes they produce three substances: metal oxide, nitrogen dioxide and oxygen. and what is the ratio? ये भी आपको पता है, कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 moles and हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आगे क्या बोलता है? डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट। अगेन AS लेवल। बेटा ये भी AS लेवल का सवाल था। ठीक है, ये भी AS लेवल का सवाल है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको याद होगा। डाउन द ग्रुप 2 कैटायोनिक रेडियस इंक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट इंक्रीजेस, हेंस दे नीड मोर टेम्परेचर टू डिकम्पोज। तो वो कह रहा है डिस्क्राइब द ट्रेंड इन डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ट्रेंड पूछ रहा है, तो दे नीड मोर एनर्जी, मोर हीट टू डिकम्पोज। ठीक है, तीनों बातें मैं समराइज कर देता हूँ, लिख लो ना खुद ही बेटा है। पहली बात, डाउन द ग्रुप cationic radius increases polarizing power decreases thermal stability increases। उसने डिकम्पोजिशन टेम्परेचर पूछा है। more temperature is required to decompose nitrates down the group। जैसा सवाल वैसा जवाब। आगे देखिए, sample of 0.333 grams strontium oxide is completely dissolved in distilled water to form a solution of strontium hydroxide। ठीक है, 0.33 grams strontium oxide। The resulting solution is added to volumetric flask made up to 250 centimeter cube distilled water। ठीक है, calculate the pH। तो थोड़ा सा लंबा कर दिया है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंदी है बस। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर आप स्ट्रोंटियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो ये स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बिल्कुल सही है, उसने खुद बोल भी दिया है, नहीं बोलता तो भी आपको पता था। हो गया। हम क्या करेंगे, इसके मास से पहले इसके मोल्स निकाल लेते हैं कि कितने मोल्स बन रहे हैं। ठीक है, आसान हो जाएगा। स्ट्रोंटियम का मास होता है 86 87.6, शायद 87.6, 87.6। और बेटा ऑक्स स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा तो ठीक है, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड और दिस सही है। मोल्स निकाल लेते हैं, 86.6 हो गया। और ऑक्सीजन का मास होता है 16। स्ट्रोंटियम ऑक्साइड का टोटल मास कितना हो जाएगा? 87.6 प्लस 16, ये हो गया 103.6। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 103.6 ग्राम डिजॉल्व करोगे तो 1 मोल स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, 0.333 ग्राम डिजॉल्व करोगे तो x मोल्स बनेंगे। कर लेता हूँ,
0.333 डिवाइडेड बाय 103.6, ये आ गया मेरे पास 3.21 10⁻⁻³ ये मोल्स आ गए किसके, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड के। आगे देखिए बेटा, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा तो स्ट्रॉन्ग एल्कली है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ये देगा। नाउ एक मोल से 2 मोल्स प्रोड्यूस होता है, तो 3.21 10⁻⁻³ से x मोल प्रोड्यूस होंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 करो, हाइड्रोक्साइड के मोल्स आ गए, ये आ गए 6.43, राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, 10⁻⁻³ मोल्स आ गए। अब हम POH निकाल लेते हैं, ये देखिए बेटा, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो बेटा POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 6.43 10⁻⁻³। एक मिस्टेक कर दी, बोलो क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन उसने 250 सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है। हमारे पास मोल्स आ गए, ठीक है, टोटल मोल्स। हम पहले कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें, यानी डिवाइड कर देते हैं इसको बेटा 0.25। ये देखो मैं भूल गया ना, ये दिया हुआ है ना उसने कॉन्सेंट्रेशन, तो कोई बात नहीं, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी जगह कॉन्सेंट्रेशन रखूँगा बस। तो मैंने कहा डिवाइडेड बाय 0.25 बेटा, ये आ गया 0 पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.0257 आ गई। अब मैं इसको पुट करता हूँ यहाँ पे 0.0257 माइनस लॉग, और मेरा आंसर इज इक्वल टू दबा, ये आ गया 1.589 POH आ गई, ठीक है। PH निकालनी है, 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 1.589, 12.41 मेरा आंसर आ रहा है। अब तुम अपना बता दो बेटा, आपका क्या आंसर आ रहा है? मेरा आ रहा है 12.41। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या किया, एक दफ़ा समराइज कर दूं। स्ट्रोंटियम ऑक्साइड से स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाले, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड के मोल से हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाले, डिवाइड किया टोटल वॉल्यूम से, कॉन्सेंट्रेशन आ गई। स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो एल्कली से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन निकल गई। POH से ओ POH निकाला, उसके बाद 14 से सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 12.41। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो ख़त्म। वाह, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। When cobalt 2 sulfate COSO4 is dissolved in distilled water, solution A is formed। आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, कॉपर और कोबाल्ट आपके सिलेबस का पार्ट है, तो वो तो आपको याद होने चाहिए, सही है। आगे आए देखते हैं, कहता है व्हेन कोबाल्ट 2 सल्फेट डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन ए, इसका मतलब है ये हो गया COH2O 6 टाइम्स 2 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा पिंक कलर का। डन हो गया। आगे आओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ब्लू कलर का PPT होगा। एक्सेस अमोनिया डाल रहे हैं बेटा, तो कोबाल्ट अमोनिया 6 टाइम, ये सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। कोबाल्ट कॉपर याद रख के जाना है, ब्राउन सॉल्यूशन बेटा। आगे आए, कॉन्सनट्रेटेड HCl से रिएक्ट कराओगे तो ये बन जाएगा, ठीक है बेटा, और ये होगा ब्लू। और बोलो, हो गया सारा सॉल्व। कंप्लीट टेबल 2.1 टू शो द फॉर्मूला ऑफ द कलर ऑफ ईच ऑफ द कोबाल्ट कंटेनिंग स्पीशीज इन ABC। तो बेटा A मैं ऊपर लिख चुका हूँ, CONH3 6 टाइम्स, चार्ज 2 पॉजिटिव, और कलर क्या होगा, पिंक होगा बेटा। B पे आ जाओ, कोबाल्ट
हाइड्रो ऑक्साइड, और अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हो तो लिख दो, कोई इशू नहीं, वरना डायरेक्ट लिख दो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ये होगा ब्लू पीपीटी, और सी कहाँ है, ये रहा ब्राउन सॉल्यूशन। इसमें कलर थोड़ी लिखना जानू, CONH3 6 times 2 पॉजिटिव, ब्राउन सॉल्यूशन। ओके डन। आगे क्या बोलता है, टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये तो प्रेसिपिटेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन जिसमें पीपीटी बन रहे हैं, और ये लीगेंड एक्सचेंज रिएक्शन बेटा, मुफ्त के 4 मार्क्स। यस, सजेस्ट अ सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉन्सनट्रेटेड HCl। याद रखना कॉन्सनट्रेटेड लिखना जरूरी है, बिकॉज क्लोराइड इज वीकर लीगेंड देन वाटर। तो क्लोराइड वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्लास में ही बताया। और अगर आपको किसी वीकर लीगेंड से स्ट्रॉन्गर लीगेंड को डिस्प्लेस करना है तो यू नीड कॉन्सेंट्रेशन, आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई करनी होती है, ठीक है। आगे देखो क्या बोलता है, द कॉम्प्लेक्स आइन कोबाल्ट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखो टेट्राहेड्रल के अंदर याद रखिएगा 3 ऊपर 2 नीचे होंगे, ऑक्टाहेड्रल में 2 ऊपर 3 नीचे होते हैं, स्प्लिटिंग के बाद। द डी ऑर्बिटल इज एन आइसोलेटेड कोबाल्ट डीजेनरेट, ठीक है। कंप्लीट फिगर 2.2 शो द रिलेटिव एनर्जी of the 3D orbitals is an isolated cobalt ion and this is tetrahedral। बस एक बात याद रखना, एक दफ़ा इसने बदतमीजी की है कि एक्चुअली शुरू में ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद जाकर के डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं। तो एक दफ़ा इसने बीच का इंटरमीडिएट भी पूछा था। तो मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा ख्याल रखना, कभी कभी बकवास कर लेता है ये बीच में। वैसे तो आप इसको आइसोलेटेड में यूँ बना लें, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5 हो गए, ठीक है। आप इसे तोड़ दें ऐसे, तो आइसोलेटेड में आपने 3 ऊपर बनाने, टेट्राहीड्रल है, ठीक है। और इसको थोड़ा यूँ बना दें ऐसे, इनके बीच में डेल्टा ई दिखा दें ऐसे। तो थोड़ा सा दोनों को ज़रा थोड़ा सा ऊपर दिखाएं, वरना बीच में इंटरमीडिएट बना सकते हैं, उसके ज़रिए से भी कर सकते हैं, बट ये सही है। ये टेट्राहेड्रल, अगर ये ऑक्टाहेड्रल होते तो 2 ऊपर होते और 3 नीचे होते, ठीक है। तो आपको मैंने डिफरेंस इन स्प्लिटिंग बताया है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। ड्रॉ अ 3 डायमेंशनल डायग्राम टू शो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो बेटा टेट्राहेड्रल है ना, तो टेट्राहेड्रल शो कर दो, 1 2, एक डार्क और एक डॉटेड लाइन शो कर दो, खत्म हो गई बात। ये ले बेटा 1 2 3 और 4 हो गया। H2O2 can act as an oxidizing agent or reducing agent, ठीक है, when reacting with species containing manganese। दोनों काम कर सकता है H2O2, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी, ठीक है। टेबल 2.2 shows electrode potential for some electrode reactions, ठीक है। कुछ रिएक्शन आपको दिए हुए हैं। use only the species listed in table 2.2 suggest one reaction which H2O2 acts an oxidizing agent, यानी जिसमें वो खुद रिड्यूस हो रहा हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है, रिड्यूस, और रिड्यूस कौन होता है, मोर पॉजिटिव। आगे देखो, वन रिएक्शन विद H2O2 एक्ट्स एन रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा, रिवर्स हो रहा रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी लेस पॉजिटिव वाली वैल्यू। आगे देखते हैं क्या बोलता है, इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड ओवरऑल इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन। ओ, H2O2 एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग और H2O2 एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग। पहले समराइज कर लूँ थोड़ा सा, ज़रा गौर से देखिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। अच्छा देखो, मुझे इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है, एक आ रहा है हाइड्रोक्सिल वाला, हाइड्रोक्साइड वाले नज़र आ रहे हैं, और एक मुझे नज़र आ रहे हैं H पॉजिटिव वाले। तो हाइड्रोक्साइड को
H पॉजिटिव के साथ मिक्स मत करना और H पॉजिटिव को हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स मत करना, मतलब H पॉजिटिव वाली इक्वेशंस को H पॉजिटिव के साथ, ताकि मर्ज करके ओवरऑल इक्वेशन सही आए, वरना सोचो ना एक अल्कली और एक एसिडिक मीडियम में थोड़ी बैलेंस कर सकोगे। तो या तो रिडॉक्स इक्वेशन एल्कली में होनी चाहिए या फिर रिडॉक्स इक्वेशन एसिड में होनी चाहिए। तो एक बात का ख्याल रखना सबसे पहले कि OH माइनस वालों को OH माइनस वालों के साथ और H प्लस वालों को H प्लस वालों के साथ कंपेयर करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ज़रा सुनिएगा। पहली पॉसिबिलिटी चेक करने दो मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल ये OH माइनस ये रहा, एक मुझे नज़र आ रहा है, हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। उसे देखिएगा कैसे। अच्छा, पहली बात तो ये है दोनों OH माइनस है, ठीक है, डन हो गया। अब देखो ये पॉजिटिव है तो ये रिड्यूस होगा, ठीक है, H2O2 रिड्यूस होगा, और वो नेगेटिव है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये हो गया एक पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी जो मुझे नजर आ रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? यस, ये हो सकती है, इन दोनों को देखो जरा, चेक करें। ये मोर पॉजिटिव है 1.78, तो ये रिड्यूस होगा, और वो लेस पॉजिटिव है बेटा तो वो ऑक्सीडाइज होगा। अब आपकी मर्जी है, अगर मैं इसे कहूँ 1 2 3 4 5, आपकी मर्जी है, आप 4 और 1 को कंबाइन करना चाह रहे हैं या 2 और 3 को कंबाइन करना चाह रहे हैं। अब आप सोचें, जो करना है वो कर लो। एक हो गया। अच्छा, मैं अपनी मुझे मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे आ, 2 और 3 को कंबाइन करना चाहिए। चलो मैं 2 और 3 को कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 और 3 को कंबाइन कर रहा हूँ। एक तो मैंने सेलेक्ट कर ली, मैं इन दोनों को कंबाइन, मैंने आपके सामने दोनों ऑप्शन रखे हैं। अब ये मत बोलिएगा आपने ये क्यों किया, मैंने आपको बता दिया। मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, चले मेरा साथ दीजिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, ठीक है। ये रिड्यूस होगा बेटा और ये ऑक्सीडाइज होगा। किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहिए मैं आपके सामने लिखूं, कहीं कोई जगह मिल जाए मुझे, अल्लाह करे। नहीं, यहाँ मिल रही है जगह, इसको इसको मैं थोड़ा साइड पे कर दूं, शायद मुझे अच्छी जगह मिल जाए। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ ताकि ये मुझे तंग ना करे, ठीक है। आ जाए बेटा, अब मैं ज़रा काम के काम कर लूँ। पहले आपके लिए मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ, ज़रा सुनिएगा मैंने क्या किया। देखिए मैंने लिखा H2O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2H2O, और मैं दूसरी वाली इक्वेशन को फ्लिप करके लिखता हूँ आपके सामने। ये हो जाएगा Mn2 प्लस 2H2O और गिव्स यू, हो जाएगा MnO2 प्लस 4H पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। डन हो गया। ये देखिए बेटा, मैंने इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया, 2H2O से 2H2O कैंसिल किया, 2H प्लस से 4H प्लस कैंसिल किया, तो 2H प्लस बच गए। डन हो गया, और कुछ भी नहीं बच रहा। डन। अब देखो मेरे पास बचेगा क्या। ये मेरे पास बच रहा है H2O2 प्लस Mn2 पॉजिटिव गिव्स यू MnO2 प्लस 2H पॉजिटिव। ये मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन बच रही है। ओके, डन। अच्छा, अब मैं इसकी ई नॉट वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये देखिएगा, ये सब आपने वहीं कर देना है। ई नॉट कैसे निकालूंगा, ER माइनस EL, तो 1.78 माइनस 1.22, 1.78 माइनस 1.22, 0.56। ये आ गई मेरा आंसर। हाँ भाई, तो मैंने सेकंड इक्वेशन को, ठीक है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आपस में कंबाइन कर दिया, हो गया। अच्छा, अब इसमें इसने क्या बिहेव किया, और से देखिएगा, रिड्यूस, ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है
ऑक्सीडाइजिंग बिहेव किया, ठीक है। तो मैं वापस से कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो मैंने 2 और 3 को कंबाइन किया फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये मेरे पास ओवरऑल मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया मैंने क्या किया। अब मुझे रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिवर्स करना है मुझे, ठीक है। तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, अच्छी वाली चीज़। वैसे तो मुझे पॉजिटिव में नज़र आ रही हैं चीज़ें, नेगेटिव में भी नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब हम कर क्या सकते हैं, लेस पॉजिटिव को मोर पॉजिटिव के साथ, ज़रा देखिएगा। हाँ, ये भी कर सकता हूँ मैं। इसको चेक करें आप, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। वो मोर पॉजिटिव है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, ये लेस पॉजिटिव है, नहीं वो रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज सही है। यानी ये वाला 1 and 2 and इक्वेशन। अब देखो कैसे, चेक करो, दिस इज लेस पॉजिटिव, दिस इज मोर पॉजिटिव, और दोनों H+H+ फाइन में है, ठीक है। तो लेस पॉजिटिव विल ऑक्सीडाइज यानी रिवर्स जाएगा, और मोर पॉजिटिव रिड्यूस होगा यानी ये आगे जाएगा। एक दफ़ा में ऑक्सीडाइज करवा दिया और एक दफ़ा में रिड्यूस करवा दिया। तो मैं इक्वेशन कंबाइन कर रहा हूँ 2 and 5 को, ठीक है। 2 and 5 मैंने ऊपर लिख दिया, 1 2 3 4। ज़रा 2 देखिएगा, 2 को मैं, हाँ भाई 2 है MnO2 प्लस, मैं ज़रा थोड़ा छोटा करके लिखूँ, MnO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives you Mn2 प्लस प्लस 2H2O। और नीचे वाली इक्वेशन को, फिफ्थ वाली को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, H2O2, ठीक है, O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दोबारा देखिए बेटा, पहले तो ओवरऑल इक्वेशन बना दें, चेक करें। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2H+ से 4H+ कैंसिल, तो 2 बचा, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, राइट। ये बनेगा MnO2 प्लस H2O प्लस 2H पॉजिटिव gives you Mn2 पॉजिटिव प्लस 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 O2 प्लस 2H2O। ओ H2O2 है, ठीक है। चेक करें, कोई गड़बड़ तो नहीं है। 4 4 2 2 सही है। ER माइनस EL से निकाल लेते हैं इसको, ये लीजिएगा। E0 निकाल लेता हूँ, ER माइनस EL से इस दफ़ा 1.22 माइनस 0.68, 0.68 जाएगा 1.22 माइनस 0.68, 0.54 आंसर। तो मैंने आपको नंबरिंग कर दी, पहले वाली में 2 3 को कंबाइन कर दिया, दूसरे वाली में 2 5 को कंबाइन कर दिया। पहले वाले में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैंने उसमें से एक चूज़ की, समझा को दोनों दिया मैंने। बस आपने ख्याल यही रखना है कि H+ वाली इक्वेशंस को OH माइनस के साथ नहीं कंपेयर करना, OH माइनस वाली इक्वेशन को H+ के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि कोई चीज़ एसिडिक अल्कलाइन मीडियम दोनों में एक साथ नहीं होती, अलग अलग होती है। आगे देखें क्या बोलता है, पार्ट डी पे आते हैं। Acidify manganate 7 ions MnO4 negative can be used to analyze the contents of iron tablet, ठीक है, by titration. Two identical iron tablets are crushed in distilled water, ठीक है, dissolved in distilled water. The resulting solution made up to 150 centimeter cube. दो आयरन टैबलेट्स हैं जो एक जैसी हैं।
25 centimeter cube of this solution require 18.6 centimeter cube 0.05 mole per dm cube acidified KMnO4 to reach end point. All the iron two ions are oxidized. ठीक है, the relevant equation is this. ऊपर 5 है, नीचे 1 इलेक्ट्रॉन है. नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा. ठीक है, तो मेरे पास रेशो आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन से रेशो ही मिलती है, तो MnO4 नेगेटिव प्लस 5 आयरन 2 पॉजिटिव का रेशो 1:5 का रेशो आ गया. सही है, ऊपर ही के ऊपर सॉल्व कर दिया. जाहिर बात है टाइटेशन बोल रहा है तो मोल रेशो तो चाहिए होगा ना, तो हम पहले से ही देख लेते हैं इसको. आगे देखिए क्या बोलता है, डिस्क्राइब द कलर चेंज. तो जाहिर बात है नीचे पहले कलरलेस होगा, उसके बाद जब एक्सेस डालोगे ऊपर से KMnO4 तो वो पिंक कलर का हो जाएगा. कैलकुलेट द मास इन मिलीग्राम ऑफ आयरन इन 1 टैबलेट. चालाकी देख रहे हो, ऊपर दिखा हुआ है 2 टैबलेट, नीचे लिखा हुआ है 1 टैबलेट. चलो पहले हम लोग MnO4 के मोल्स निकाल लें. ये देखें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 0.0186 वॉल्यूम दिया हुआ है. कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.05. आपने मोल्स निकाल लिए. 0.05 इंटू 0.0186 ये आ गया 9.3 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया. ठीक है, ये मोल्स आ गया आपके पास. आगे देखिएगा 1:5 का रेशो, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ. 9.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ गया 4.65 इंटू 10⁻⁻3. ये मोल्स आ गए आपके पास आयरन 2+ के. ओके, अब देखें कितने सेंटीमीटर क्यूब में आए हैं ये, 25 सेंटीमीटर क्यूब में. आपके पास सॉल्यूशन कितने सेंटीमीटर क्यूब में बनाया हुआ था, 150 सेंटीमीटर क्यूब में बनाया हुआ. तो आपने कहा 25 में मोल्स हैं 4.65 इंटू 10⁻⁻3. 150 में मोल्स होंगे x, जो भी मेरे पास है मल्टीप्लाई बाय 150 करता हूँ डिवाइडेड बाय 25 करता हूँ. ये आ गए मेरे पास मोल्स ऑफ आयरन. अब आ गए मेरे पास मोल्स ऑफ आयरन ओरिजिनल 0.0279. अच्छा, अब ये 2 टैबलेट के हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो एक टैबलेट के लिए क्या करता हूँ, फॉर 1 टैबलेट डिवाइड बाय 2 कर दूँ. ये आ गया फॉर 1 टैबलेट 0.01395. ये मोल्स आ गए आयरन के. ठीक है, अब वो बोलता है मास इन ग्राम बताओ. सही है, अभी बता देंगे. 1 टैबलेट मिलीग्राम में बताओ. तो चलो ठीक है, आयरन का मास होता है 56 शायद, तो मैं इसका पहले मास निकाल लूँ. 0.01395 इंटू 56 मल्टीप्लाई बाय 56, ये आ गया 0.7812 ग्राम. 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है. तो 0.7812 ग्राम गिव्स यू x मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000. ये आ गया 781.2 मिलीग्राम. ये मेरा आंसर है. हो सकता है राउंड ऑफ वगैरह किया हो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा किया हो, उसने वो मुझे नहीं मालूम, बट मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा दिया आपको. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. डिफाइन एंट्रोपी. इसमें मैं हमेशा आपसे इससे पहले भी बोल चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, वापस करता हूँ. पता है एंट्रोपी की सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम. बट आपका कैम्ब्रिज यहाँ पे थोड़ी सी ना गंदगियाँ करता है. वो कहता है नहीं, वो बताओ पूरा ज़रा डिटेल से बताओ इसकी डेफिनेशन. तो सही है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, रैंडम या मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, पॉसिबल
arrangement of particles and energy within the system बेटा। थोड़ा स्पेसिफिक हो जाया करो इसमें ताकि वो तुम्हारे मार्क्स ना काटे। शो हाउ एंट्रोपी एस ऑफ प्योर सब्सटेंस चेंजेस विद टेम्परेचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये हो गया मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प होंगे। तो जो फर्स्ट टाइम होगा ये मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटा, सेकंड टाइम वाला बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि लिक्विड से गैस में ग्रेटर चेंज आ रहा होता है एंट्रोपी में। जैसे आप सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे एंट्रोपी बढ़ेगी, लिक्विड से गैस में जाएंगे बहुत बढ़ेगी। तो इसलिए ये वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इस वाले मैग्नीट्यूड से। आगे देखो, आइडेंटिफाई द प्रोसेस अकरिंग इन ई एट ईच टेम्परेचर। तो T1 पूछ रहा है और T2, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दैट ये मेल्टिंग पॉइंट होगा, भाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। आगे क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई एंट्रोपी चेंज एट T2 इज बिगर। वही बात आ गई ना, सही है, देन द एंट्रोपी चेंज T1। सही है, तो बिकॉज लिक्विड टू गैस, liquid to gas entropy changes greater than solid to liquid। सॉलिड टू लिक्विड में इतनी ज़्यादा अरेंजमेंट ख़राब नहीं होती, लेकिन जो गैस में जाती है गैस में तो बिल्कुल ही सब खराब हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा एंट्रोपी होती है। सी पे आते हैं। द इक्वेशन फॉर रिडक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड इज एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड इज शोन। ठीक है, Fe2O3 plus 2CO gives you 2Fe plus 3CO। सही है, गिब्स भी दे दिया आपको, गुड। आगे क्या बोलता है, टेबल 3.1 shows the enthalpy of formation and entropy of some substances। ठीक है, use the data in the table 3.1, calculate the entropy of carbon monoxide at 450 degree centigrade। oh, अब देखो पहले तो डेल्टा एच चाहिए आपको। क्यों चाहिए होगा, क्योंकि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। फिर आपके पास डेल्टा एस आएगा, फिर डेल्टा एस बराबर होगा एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। तो अब कार्बन मोनो आपके रिएक्टेंट में से है। समझ में आ रही है तरीका, पहले डेल्टा एच निकालो, फिर डेल्टा एस निकालो, फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से निकालो। एक तो ये जो है ना तंग करता है। चलो खैर पहले डेल्टा एच निकाल लें। डेल्टा एच इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट से निकाल लेता हूँ पहले। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो आसान ही है, तो छोटा सा है। देखो कार्बन सिर्फ ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, प्रोडक्ट में ये, और रिएक्टेंट में आपको दोनों दिए हुए हैं। बस याद रखिएगा ये मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, ये भी मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई, पहले प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दूँ। 3 3 3 3 93.5 मल्टीप्लाई बाय बेटा 3, ये आ गया मेरे पास 1180.5। ये ना बेटा 1180.5, और ये माइनस में ही है, ओके, माइनस 1180.5 माइनस, अब रिएक्टेंट निकाल लो, ये तो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, रिएक्टेंट में पहले कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है 110, ये भी हो जाएगा 110.5 इंटू 3 कर दिया मैंने, उससे मैंने ऐड किया 824.2। बेटा मेरे पास डायरेक्ट आ गया 111155.7 माइनस 1155.7 आ गया। निकाल ले डेल्टा एच, डेल्टा एच आ जाएगा तेरे पास माइनस 1180.5, ये आ गया मेरे पास 24.8 बेटा।
24.8 आ गया, -24.8 किलो जूल पर मोल में आ गया, ये डेल्टा एच आ गया। अबे यार, ये आ गया। तो मैंने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से किया, डायरेक्ट आ गया। अब करते हैं एंट्रोपीज, ज़रा यहाँ कर लूँ, मसले हैं ना ये भी तो। डेल्टा जी इज इक्वल टू, जगह छोटी सी दी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। ओके, नाउ डेल्टा जी आपके पास है, कितना है, -36.2 इज इक्वल टू -24.8, उसके बाद -450 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो 450 प्लस 273 करो, केल्विन में आ जाएगा ये 723 है ना, ये 723 डेल्टा एस बेटा, ठीक है। इसको वहाँ ले जाओ, -36.2 और +24.8 इज इक्वल टू -2 -723 डेल्टा एस, ये हो गया 36.22222 -24.8, 11.4, 11.4 आ गया बाबू। 11.4 माइनस में आ रहा है -723 डेल्टा एस, माइनस से माइनस हटा दे तो 11.4 डिवाइडेड बाय 723 कर लो तो डेल्टा एस आ जाएगा, हो गया, डिवाइडेड बाय 723, ये आ गया 0.01576, 0.01576, ये आ गया किलो जूल पर मोल के अंदर, ठीक है। हमें कितने में चाहिए ये, हमें चाहिए जूल्स में, मल्टीप्लाई बाय 1000, 15.76 आपकी एंट्रोपी आ गई, डेल्टा एस आ गई 15.76 जूल्स पर केल्विन पर मोल में आ गई। अब निकालेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, माय गॉड, मुश्किल नहीं है, लेंदी है यार। चलो, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। द डेल्टा एस आपके पास है 1576 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट देखो क्या है तुम्हारे पास, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये रही बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड 3 टाइम्स है, आयरन 2 टाइम्स है। तो मैंने पहले प्रोडक्ट निकाल लूँ, इसको एक साथ आपके साथ कर दूँ, ज़रा देखिएगा। 213 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 27.3 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो कुछ गलत हो गया ना तो तुम देख लेना, ये हो गया 693.6, 693.6, सही है, ये हो गया 693.6 माइनस, उसके साथ क्या दिया हुआ है, अच्छा उसने उसके बाद सॉरी, अभी तो है ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में क्या है मेरे पास, आयरन 2 ऑक्साइड दिया हुआ है, ये रहा बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 87.4 और साथ में क्या है बेटा, नहीं, ये हो गया, एक मिनट, सही कर रहा हूँ ना मैं, ये हो गया दिस, और यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये कितना है 87, सबर 87, 87.4 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब और साथ में है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको मैं +3CO कर देता हूँ, ठीक है, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में है। अब हम इसको यहाँ लाते हैं तो ये हो जाएगा 15.76 माइनस 693.6 इज इक्वल टू
-87.4 और साथ में है 3 कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड। आ जाओ बेटा, ये हो जाएगा -15.76, ये हो गया 677, तकरीबन 677, 696। कुछ गड़बड़ है अबे यार, बहुत गंदा नहीं कर दिया मैंने? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट वापस करो बेटा। 213 इंटू 3, उसके बाद है प्लस 2 इंटू 27.3, तो 27.3 2 से आ रहा है और ये 3 से आ रहा है, तो 6, ये आ गया मेरा 693 आ रहा है। सही है, ठीक है, तो सही किया, इसका मतलब है मैंने, दोबारा करता हूँ बेटा इसको, मैं 1 मिनट सब्र कीजिएगा। वापस से रीचेक कर रहा था, कुछ गड़बड़ नहीं किया मैंने। ये आ गया मेरे पास 15.76, 15.76 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है 693.6, 693.6, उसके बाद है -87.4 और उसके साथ है कार्बन मोनोऑक्साइड को फिलहाल एक्स कह रहा हूँ, ठीक है, डन हो गया। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको यहीं सॉल्व कर लेता हूँ, इन दोनों को ना यहाँ पे, फिर आगे लेके जाता हूँ इसको। देखिएगा, ये है 693.6 -87.4, ये कितना है बेटा, 606.2, 15.76 और 606.2 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, 1576 -606.2 इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा, माइनस कर 606.2, ये क्या हुआ, 606.2 माइनस 15.76 बेटा, ये आ गया 590 पॉइंट समथिंग ना, ये आ रहा है मेरे पास 590.44 इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, ये हो गया, और सॉरी, यहाँ पे भी माइनस ही होगा ना, बिकॉज ये भी माइनस के साइन के साथ होगा ना बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसके साथ, इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी माइनस में होगा, ये माइनस, और ये हो जाएगा -590 और 0.44। अच्छा, ये तुम्हारे पास आ गया 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, 3, ठीक है, कितने के लिए आया है, 3 के लिए। हमें कितने के लिए चाहिए, हमें चाहिए 1 के लिए, तो डिवाइड बाय 3 कर दूं, डिवाइडेड बाय 3, 196.8, 196.81 आ जाएगा बेटा, सही है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 196.81 आंसर आना चाहिए इसका। अब देखो, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन ना टेढ़ी मेढ़ी बहुत है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सबसे पहले डेल्टा एच निकाला, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फिर आपने डेल्टा जी से डेल्टा एस निकाला, फिर आपने डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से रिएक्टेंट साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड निकाला। अब वो पे 3 मोल्स है, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो 3 मोल्स के लिए होगा, और बेटा 3 मोल्स के लिए होगा तो फिर अब प्लस माइनस का बहुत ख्याल रखना है। अब जैसे मुझसे भी देखो ना, प्लस माइनस गड़बड़ हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो ये कि अगर आपने प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखा तो 2 नुकसान है, एक आपका आंसर गलत हो जाएगा, दूसरा आपकी अगर आंसर के साथ माइनस प्लस का वैल्यू नहीं लिखी हो या वो, तो फिर तो
मतलब प्लस में आ रहा है, आपने माइनस लिख दिया, माइनस है आपने प्लस में लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगी बेटा। तो आई होप थोड़ा सा मैंने गंदा काम किया है, बट मुझे लगता है कि इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। आयरन टू ऑक्साइड कैन ऑल्सो बी रिड्यूस टू आयरन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन फिजिबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन, ओके। अच्छा पहले तो देखो, डेल्टा एच माइनस है, डेल्टा एस भी माइनस है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा ज़रा सुनिए। देखो, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के, राइट। अब यहाँ चेक करें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच आपको दिया हुआ है -1 ठीक है, माइनस यहाँ टेम्परेचर है और यहाँ है -15.2। अब गौर से देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से पॉजिटिव पार्ट बढ़ रहा है, तो ओवरऑल डेल्टा जी बिकम्स पॉजिटिव, और व्हेन डेल्टा जी बिकम पॉजिटिव रिएक्शन विल बी नॉन फिजिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से नुकसान क्या है, आपने ये बताना है इसको। तो आप बोलेंगे बेटा, फिजिबिलिटी ऑफ reaction decreases. Feasibility of reaction decreases because delta G becomes more positive. Delta G becomes more positive. आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में इसके अगले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।